हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं हेम वर्मा जनता इंटर कॉलेज कल्याणपुर मेरठ से आप लोगों के समक्ष इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट टाइम प्रस्तुत हो रहा हूं और मुझे अपॉर्चुनिटी जो दी गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, मैं उनका भी धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा। मुझे जो टारगेट मिला आप लोगों को सिखाने के लिए वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन को हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझने के लिए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मैं ये सलाह भी दूंगा कि तुम लोग कोई भी टॉपिक उठाओ, सबसे पहले उसका ओवरव्यू ज़रूर देख लो। मतलब उसको एक नज़र में, एक झलक में ज़रूर देख लो कि तुम्हें क्या क्या सीखना है, कौन कौन से पॉइंट्स को तुम्हें उसमें कवर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ओवरव्यू। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसा कि आप के समक्ष ये टॉपिक रखा हुआ है और इसी पर हमें आज बात करनी है। तो हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, किस किस तरह से हम सेंटेंस को यूज़ करते हैं, तो हम आज इसके ओवरव्यू को समझेंगे। इसमें हम किन किन बातों को शामिल करेंगे ये सब समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, है ना। और इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्या है किसी भी टॉपिक का, ये तुम लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब भी तुम कुछ सीखने जा रहे हो तो तुम्हें 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नंबर फर्स्ट व्हाट, नंबर सेकेंड व्हाई और नंबर थर्ड हाउ। किसी भी लर्निंग में, किसी भी सब्जेक्ट की लर्निंग में ये 3 बातें तुम लोगों को ध्यान रखनी होती है कि तुम सीख क्या रहे हो। तीसरा मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या सीख रहे हो। और तीसरा व्हाई, क्यों सीख रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। जब तक तो तुम्हारा उद्देश्य ही नहीं तुम्हें पता होगा तो तुम्हें उस लर्निंग में इंटरेस्ट भी नहीं आने का है। तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि तुम उसे सीख क्यों रहे हो। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि तुम्हें वो सीखना कैसे है, किन मेथड्स का तुम्हें उसमें यूज़ करना है, किन टेक्निक्स का तुम्हें यूज़ करना है, किन किन रूल्स को तुम्हें कवर अप करना है ताकि तुम उस नॉलेज को गेन कर सको। तो ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं व्हाट की। तो व्हाट, यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करें तो व्हाट इज़, तो हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इज अ सिस्टमेटिकल एंड मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस is a systematical and meaningful arrangement of words। ये वर्ड और वर्ड्स को मैंने क्यों रखा है अगले स्लाइड पर समझ आ जाएगा तुम्हें। कम्युनिकेट करने के लिए, जब हम वर्ड या वर्ड्स को यूज करते हैं एक अरेंजमेंट में, एक व्यवस्थित अरेंजमेंट में, अर्थपूर्ण अरेंजमेंट में जब हम उसको यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। ऐसे नहीं है कि तुमने शब्दों को ऐसे ही रख दिया, जैसे हाई स्कूल के एग्जाम में फ्रेमिंग करने के लिए आता है ना, तो वो अरेंजमेंट नहीं होता है, तुम्हें अरेंज करना होता है उसको, तभी जाके वो सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस हम तभी बोलेंगे जब हम बोलने के लिए सही तरीके से उसे बोल रहे हैं और हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक समूह है शब्दों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। रूट ऑफ द सेंटेंस, कॉन्सेप्ट, तो तुम्हें जो कॉन्सेप्ट को समझना है तो सबसे पहले तुम्हें उसकी रूट में पहुंचना होगा। उस टॉपिक की रूट में जब तक तुम नहीं पहुंचोगे तब तक तुम नहीं समझ पाओगे। तो हम यहाँ पर, हमारा जो सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज है और लैंग्वेज में आज हम सीख रहे हैं सेंटेंस को। और सेंटेंस कहाँ से आया, तो सेंटेंस की सबसे छोटी इकाई है लेटर। अल्फ़ाबेट में जो दिए होते हैं ABCD वगैरह या दूसरी लैंग्वेज में भी दिए होते हैं वो होते हैं लेटर। और उन लेटर में कुछ तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कुछ वोवेल्स होते हैं जो दोनों मिलकर, मतलब व्यंजन और स्वर दोनों मिलकर एक वर्ड की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो वर्ड बनाते हैं। और जब वर्ड का संयोजन होता है एक सिस्टेमेटिकली तो तब बनता है वो सेंटेंस। और जब हम सेंटेंस को यूज करते हैं तो तब बन जाती है वो लैंग्वेज। ठीक है, अब बात आ रही थी जो मैंने डेफिनेशन में दिया था वर्ड या वर्ड्स। तो वर्ड मैंने क्यों दिया था, क्योंकि सिंगल वर्ड भी एक सेंटेंस के रूप में हो सकता है। जैसे तुमसे पूछा क्या आज तुमने खाना खाया, तुमने जवाब दे दिया यस, या फिर जवाब दे दिया नो में, हाँ या ना में जवाब दे दिया, तो वहां भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हाँ आज तुमने खाना खाया है। इसी तरह से तुमने किसी से पूछा क्या मैं जाऊं, तो उन्होंने कहा गो, जाओ, तो यहाँ भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तुमने पूछा मैं खेलने जाऊं, तो उन्होंने कहा खेलो,
तो यहाँ भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो वन वर्ड भी पूरे सेंटेंस को प्रदर्शित करता है। अब आती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हम सेंटेंस में, अब ये सेंटेंस है ही प्लेज द चेस। अब यहाँ पर हमने ही को यूज किया है, प्लेस को यूज किया है, द को यूज किया है और चेस को यूज किया है। ये अलग अलग तरह के वर्ड्स हैं जिनका एक ग्रुप, एक संयोजन होके सेंटेंस बन गया। अब वो बात अलग है कि ये वर्ड कौन कौन से हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ भी बता देता हूँ, ही प्रोनाउन है, प्लेस वर्ब है, द आर्टिकल है और चेस ये नाउन है, लेकिन डिस्कस करेंगे इनको बाद में, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। दूसरा सेंटेंस है माई मदर सॉरी माई मदर इज अ हाउस वाइफ। तो देखिए यहाँ पर माई मदर इज अ हाउस वाइफ, ये कितने ही सारे वर्ड्स का एक ग्रुप हो गया और इन्होंने मिलकर एक सेंटेंस का फॉर्मेटिंग कर दी है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स की। देखो यहाँ पर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीचेज की बात नहीं कर रहा। पार्ट्स ऑफ स्पीचेज में तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस और डिटरमाइनर्स आते हैं। वो अलग लेक्चर में हम उनको कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल वर्ड्स की। स्ट्रक्चरल वर्ड्स का मतलब जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करते हैं। तो वो कौन कौन से है? तो तुम लोगों के सामने ये सेंटेंस है, द टीचर इज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स वेल। अब यहाँ पर देखो, इसको हिंदी में समझते हैं कि उसके अध्यापक स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो कौन पढ़ा रहे हैं? जब हम ये पूछते हैं कि कौन पढ़ा रहे हैं वर्ब से, तो सब्जेक्ट निकल के आ जाता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर? द टीचर। और क्या कर रहे हैं? टीचिंग कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर ये क्या निकल के आ गया? ये वर्ब निकल के आ गया, टीचिंग। और इज जो है, इज होता है जो मेन वर्ब की सहायक क्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या फिर वर्ब टू बी। देखो वर्ब टू बी हम स्पेसिफिक सेंस में ही बोलते हैं जब सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं होता है, मतलब नो एक्शन वाले वो सेंटेंस होते हैं। जैसे ही इज द किंग ऑफ जंगल, तो यहाँ पर कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, कोई क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इज को यूज किया। तो इज, आर, एम, वाज, वर का जब हम नो एक्शन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो हम इसको वर्ब टू भी बोलते हैं, वरना तो हम इसको सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पर ये इज है। ऑब्जेक्ट अब थर्ड है इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज स्टूडेंट्स। अब हिज स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट क्यों हैं? बहुत से तो स्टूडेंट्स यहीं फंसे रहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट है कि आखिर है क्या, कंफ्यूज्ड रहते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। बहुत से सोचते हैं कि वर्ब के बाद में जितना भी पार्ट आता है वो सारा ऑब्जेक्ट है, या बहुत से यही नहीं पहचान पाते कि इसमें कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है कि आप लोग वर्ब में व्हाट या हूम, व्हाट या हूम, क्या या कैसे क्रिया में जोड़ दो, और जब तुम लोगों के सामने आंसर निकल के आ जाएगा तो वो सिंपल ऑब्जेक्ट होगा। जैसे द टीचर इज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, तो टीचर टीच कर रहे हैं, तो क्या टीच कर रहे हैं? किसको टीच कर, क्या टीच कर रहे हैं? यहाँ तो इसको नहीं पता, लेकिन किसको टीच कर रहे हैं? होम का आंसर निकल के आ रहा है, तो स्टूडेंट्स को वो टीच कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसीलिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वह मुझे पीट रहा है, किसको पीट रहा है? मुझे पीट रहा है। उसने मुझे एक पेन दिया, तो क्या दिया? एक पेन दिया, ये भी ऑब्जेक्ट है। और किसको दिया? मुझे दिया, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है? वह क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट है। और बाकी जो सेंटेंस बच जाता है वो हम रिमेनिंग पार्ट में उसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ कि वेल क्या है। वेल ये ऑब्जेक्ट है, वो सॉरी एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं? अच्छा पढ़ा रहे हैं। जो वर्ड वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करे, मतलब उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, तो वो कहलाते हैं एडवर्ब। हालांकि इसको हम बहुत बाद में समझेंगे। अब वर्ब में कौन कौन सी वर्ब होती हैं, या तुम लोगों ने समझी है कि ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, मेन वर्ब्स होती हैं और मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो मॉडल वर्ब्स में विल, शैल, कैन, मे, ये हम सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। सेमी मॉडल वर्ब्स हम बोलते हैं वुड, शुड, कुड, माइट, जो विल, शैल, कैन, मे की सेकंड फॉर्म के रूप में भी यूज होती हैं और इनका अलग भी यूजेस होते हैं। और मस्ट, यूज टू और आउट टू का भी हम यूज करते हैं। यूज टू को हम हैबिचुअल सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे हम पिछले साल जंगल में खेला करते थे, हम नदी में स्नान किया करते थे, तो हैबिट को दर्शाते हुए सेंटेंस है ये। तो वहाँ पर हम यूज्ड टू को यूज़ करते हैं या
हम वुड को भी यूज़ करते हैं इसकी जगह पर। आउट टू को यूज़ हम करते हैं जब नैतिक परामर्श की बात आती है, किसी को हम नैतिक सलाह दे रहे हैं, मॉरल सलाह दे रहे हैं, तो वहाँ हम आउट टू को यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, ये नैतिक परामर्श है, तो आउट टू को हम यूज़ करेंगे वहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में। तो इन्हें हम कहते हैं सेमी मॉडल वर्ब। अब तीसरे है मेन प्रिंसिपल वर्ब्स। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब्स हम इनको बोलते हैं, जैसे प्ले, टीच और लर्न, जैसे इसमें टीचिंग था, ठीक है। और इसमें मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब जो चेंजेबल होती हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो चेंजेबल नहीं होती हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं? जो डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ में रहती हैं, मतलब मेन वर्क वही है, मेन एक्शन वही है। और जब हम सेंटेंस की फॉर्म्स को चेंज करेंगे, जब हम सेंटेंस की नेचर को चेंज करते हैं, तो वो बदल जाया करती हैं। तो कभी उनमें आईएनजी लगेगी, कभी वो सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ होंगी, कभी वो थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ होंगी, कभी वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ होंगी, या कभी उनमें एस या एस का हम यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, सेंटेंस की भले ही नेचर चेंज हो जाए, भले सेंटेंस किसी भी फॉर्म में क्यों ना चेंज हो जाए, लेकिन वो बदलती नहीं है। और वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल्स। मैं केवल यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी रूल्स नहीं समझा रहा हूँ। अभी तुम लोग हिंट समझते रहो, अपने माइंड में रखो कि तुम लोगों को क्या क्या समझना है सेंटेंस के अंदर। अब जैसे ये सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू मार्केट टू सम बुक्स, मैंने इसको नॉन फाइनाइट वर्ब को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए किया है इसको। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर जो गोइंग है ये तो है फाइनाइट वर्ब, क्योंकि अगर हम इसको पास्ट में ले जाएं या हम इसको परफेक्ट में ले जाएं, आई हैव गॉन हो जाएगा, या आई वेंट हो जाएगा, या ही गोज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे सेंटेंस की नेचर चेंज होगी, ये चेंज होगा, तो इसको हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। लेकिन एक और वर्ब है यहाँ पर, बाई है ये, इसको BUY कर लो। तो बाई मीन्स खरीदना, तो किस लिए जा रहे हैं? टू बाय सम बुक्स, कुछ बुक्स खरीदने के लिए। मतलब दो या दो से ज्यादा क्लोजेस को जोड़ने के लिए हम इन्फिनेटिव, जेरेंड या पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं, ताकि वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के रूप में रहे, मतलब सिंगल क्लोज के रूप में रहे। तो वहां पर हम नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज करते हैं। डिटेल में तो हम बहुत ज्यादा उनको समझेंगे और तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। तो अभी केवल हिंट तुम लोगों को लेना है। तो यहाँ पर बाय, ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। सेंटेंस भले ही चेंज हो जाए, किसी भी फॉर्म में तुम सेंटेंस को ले जाओ, लेकिन ये वाला बाय नहीं बदलेगा, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि हम सेंटेंस का किन तरह से क्लासिफाई सेंटेंस को हम कर सकते हैं, किन किन वर्गों में हम सेंटेंस को रख सकते हैं। तो पहला वर्ग मैंने लिया है यहाँ पर स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस। सबसे पहले बात करेंगे हम स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस। ये प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर तीनों टेंस में सबका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो ये पहला है असर्टिव सेंटेंसेस, या इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, या इनको हम स्टेटमेंटल सेंटेंस भी बोलते हैं। मतलब हम अपने आइडियाज, ओपिनियन और फैक्ट्स को रखते हैं। अपने कोई भी आइडियाज रखें हमने, या ओपिनियन रखें, तो मैं घर जाना चाहिए, हमने अपनी ओपिनियन रख ली, ठीक है। चांद रात में दिखता है, ये फैक्ट है, ठीक है। सूरज पश्चिम में छिपता है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। और वह एक अच्छा इंसान है, ये तुम्हारी ओपिनियन है। तो ये असर्टिव सेंटेंस में, या वह मेरी बात नहीं मानता, ये तुम्हारा अपने ओपिनियन है। तो यहाँ पर आइडियाज, ओपिनियंस और फैक्ट्स रखे जाते हैं। और ये एफर्मेटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव का मतलब तुम समझते हो कि जिसमें बात की स्वीकृति कर ली जाए, मतलब बात को स्वीकार कर लिया जाए। और नेगेटिव का मतलब जिसमें बात को मना कर दिया जाए, जिसमें नॉट को यूज किया जाता है। और सेकेंड स्ट्रक्चर तुम जानते हो वैसे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। और क्वेश्चन पुटअप हम दो तरह से करते हैं, यस या नो के आंसर में, या फिर हम क्वेश्चन जो यस नो टाइप सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर यस और नो में भी हम दे सकते हैं। और दूसरा WH वर्ड्स की जो फैमिली होती हैं, उनको जब हम यूज करते हैं, WH की फैमिली वर्ड्स कौन से होते हैं? वो जैसे हु है, हुम है, हाउ है, हाउ मैनी, व्हेन, वेयर, ठीक है। तो ये क्या है? व्हेन। ये क्या है? ये हैं WH वर्ड्स, तो इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं।
तो येस नो टाइप वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, जैसे आर यू ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको हम येस और नो में ही आंसर देके खत्म कर सकते हैं। कर रहे हो तो येस, नहीं कर रहे हो तो नो। जिसे तुम कहते हो हिंदी में कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य, है ना, तो उन्हें हम रखते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। और दूसरा जो है WH, तो यहाँ पर तुम लोगों से WH का मतलब यहाँ पर तुम लोगों से वाई पूछ लिया गया, व्हाट पूछ लिया गया, या हु पूछ लिया गया, या व्हेन पूछ लिया गया, या वेयर पूछ लिया गया। तो इसका मतलब क्या है वाई का मतलब रीजन पूछा जा रहा है, व्हाट का मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, हु का मतलब सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, व्हेन का मतलब टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, वेयर का मतलब जगह के बारे में पूछा जा रहा है। इसी तरह से ये जितने भी वर्ड्स हैं वो सेंटेंस के अंदर कुछ किसी ना किसी टारगेट पर ही हिट करते हैं। तो इन वर्ड्स का जब हम यूज करते हैं तो इनको हम बोलते हैं WH वर्ड्स टाइप सेंटेंसेस। ठीक है, तो दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं। तो थर्ड नंबर पर है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि केवल इस पर अगर इस बात को समझोगे तो ये अधूरी बात है। एक्चुअल में इंपेरेटिव सेंटेंस हम उन सेंटेंस को बोलते हैं जब बात सामने वाले से कही जाती है, मतलब सेकंड पर्सन से की जाती है। सेकंड पर्सन का मतलब यू, जब यू से कहा जाता है और यू को ही छिपा लिया जाता है, मतलब उस सब सेंटेंस के अंदर यू जो सब्जेक्ट है वो हिडन फॉर्म में होता है, इनविजिबल फॉर्म में होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन डेफिनेटली सब्जेक्ट उसमें जब होता है तो यू ही होता है, लेकिन हम उसको छिपा लेते हैं। और ऐसे सेंटेंस में ऑर्डर का या कमांड का या एडवाइस का या रिक्वेस्ट का भाव हमें नजर आता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब जैसे यहाँ ये सेंटेंस है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो किससे कहा गया? आप किसी दूर बैठे इंसान से तो नहीं कह सकते ना, या दूर पे बैठा तो उसको इशारा करके कहोगे, सामने बैठा है तो तुरंत कह दोगे आंखों के इशारे से स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, तो वही खड़ा होगा। शूट हिम एट वंस, उसे तुरंत गोली मारो, तो यहाँ किससे कहा? सामने वाले से कहा, यू से कहा। टेक द मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई लो, किससे कहा? सामने वाले से कहा। प्लीज लीव द सीट, कृपया सीट छोड़ दो, बिल्कुल सामने वाले से कहा, यू से कहा। मतलब ये सारे जो सेंटेंस हमने यूज किए हैं वो सारे यू से कहे गए हैं। अब स्टैंड अप क्या है? यहाँ पर ये ऑर्डर का भाव दे रहा है, ठीक है ना, खड़े हो जाओ, तो ऑर्डर आ गया। शूट हिम एट वंस, यहाँ पर ये कमांड की बात आ गई, ऑर्डर भी कह सकते हो इसको। और टेक द मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई लो, तो ये सलाह आ गई, एडवाइस आ गई। और प्लीज लीव द सीट, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट आ गई। अब इसमें पहला तो हो गया ऑर्डर, कमांड और एडवाइस और रिक्वेस्ट वाली, मतलब पहली कैटेगरी इंपेरेटिव सेंटेंस की। और इंपेरेटिव सेंटेंस की दूसरी कैटेगरी होती है परमिसिबल सेंटेंसेस, जिसमें हम परमिशन की बात करते हैं। यहाँ पर हमें परमिशन लेनी होगी, और ये सेंटेंस हमेशा लेट से शुरू होते हैं। इनमें लेट का वर्ब, लेट का यूज होता है। जैसे लेट हिम प्ले नाउ, उन्हें खेलने दो, ठीक है, तो परमिशन मांगी जा रही है। लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो, परमिशन मांग रहा हूं मैं। लेट्स डांस टुगेदर, आओ, लेटस को हम लेट्स भी बोलते हैं, तो आओ मिलकर डांस करें। डोंट लेट शी क्राई, उसे रोने मत दो। या लेट देम नॉट स्पीक, या उसे बोलने मत दो। यहाँ पर हमने डोंट को हमने शुरू में भी यूज कर सकते हैं इसको, और या हम इसको ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद भी नॉट को यूज करते हैं। और यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी वर्ब यूज होती है ये इन्फिनेटिव की फॉर्म में यूज होती है, मतलब इससे पहले हमें टू यूज करना चाहिए, लेकिन वर्ब लेट के साथ में कभी भी टू यूज नहीं होता। और जब किसी भी इन्फिनेटिव से पहले टू को हम यूज नहीं करते तो उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब में लेट को यूज किया गया है और सब में परमिशन की बात की गई है, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो दो कैटेगरी हो गई, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव रखने वाले, या फिर जिसमें परमिशन की बात आती है, जिसमें हम लेट को यूज करते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? तो इसमें एक तो होता है एडजेक्टिव एक्सक्लेमेशन, और दूसरा होता है इंटरजेक्शनल सेंटेंसेस। इसमें इंटरजेक्शनल एक्सक्लेमेशन होता है, तो जैसे हाउ ब्यूटीफुल द सीन इट इज, ये। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लो। जब कभी भी मोटी सी भाषा में समझ लो, अगर तुम्हारे दिल को आघात पहुंचा है, या तुम्हारे दिल को धक्का पहुंचा है, या तुम्हारे दिल को एकदम से खुशी
मिली है, मतलब तुम्हारे अंदर उत्साह एकदम से पैदा हो गया है, तो वो बातें सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कवर अप होती हैं। ठीक है, वो बात जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की, जिसको तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया है और वो तुरंत तुम्हारे सामने हो जाए, है ना, चाहे वो दुख से रिलेटेड है चाहे वो खुशी से रिलेटेड है, वो एकदम से हो जाए, तो उसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द सीन इट इज, कितना सुंदर दृश्य है ये, है ना, एकदम से हमें क्या हुआ, एकदम से हम उसमें आकर्षित हो गए उस दृश्य को देखकर, तभी तो बोले कितना सुंदर ये दृश्य है। हम इसको ऐसे बोल सकते थे द सीन इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल सिंपल हो गया, लेकिन हम बोल रहे हैं कितना, तो ये क्या है, ये एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पर इसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। जैसे व्हाट अ चार्मिंग इमेज दिस इज, कितनी आकर्षक इमेज है ये, तो यहाँ भी हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया, और ये व्हाट अ और हाउ ये क्या यूज हो रहे हैं, ये एक्सक्लेमेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सरप्राइज पैदा कर रहे हैं। अब दूसरी कैटेगरी है इसकी इंटरजेक्शनल सेंटेंसेस। तो इंटरजेक्शनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंटरजेक्शंस तुम पढ़ोगे पार्ट्स ऑफ स्पीशीज में, तो इसमें अलास, ब्रेवो, मार्वलस, ओएमजी, हुर्रा और वेल डन, ये सेंटेंस में जो यूज हुए हैं और इनके सबके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये हैं इंटरजेक्शनल वर्ड्स। ठीक है, इंटरजेक्शंस हैं ये, तो ये खुशी या एकदम से आश्चर्य वाली खुशी या आश्चर्य वाले दर्द को प्रकट करते हैं। अलास, हाय, ही इज नो मोर, अब वो नहीं रहा, दुख में हम बोल रहे हैं, वो खत्म हो गया। ब्रेवो, शाबाश, यू ऑल वन द मैच, तुम सबने मैच जीता। मार्वलस, शाबाश, यू गॉट इट, तुमने इसे प्राप्त कर लिया। ओएमजी, ही हैज सुपरनेचुरल पावर, अरे ओएमजी का मतलब ओ माय गॉड, तुम बोलते हो ना से एक्सक्लेमेशन में बोलते हो, तो उसके पास में सुपरनेचुरल पावर्स हैं। हुर्रा, हुर्रा जब खुशी से उछल कर बोलते हैं हम, इंडियन टीम इज ऑन फायर, अब इंडियन टीम फायर पर है, मतलब बहुत बढ़िया खेल रही है। वेल डन, शाबाश, यू स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तुम क्लास में फर्स्ट आए हो। तो यहाँ पर ये सब इंटरजेक्शंस का यूज हुआ, तो इनको भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखते हैं। और नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम ब्लेसिंग्स को, कर्स को, विशेस को, फेयरवेल को, ग्रीटिंग्स को या फेलिसिटेशंस को हम यूज करते हैं। ब्लेसिंग्स का मतलब आशीर्वाद, कर्स का मतलब अभिशाप, विशेस का मतलब शुभकामनाएं, फेयरवेल का मतलब विदाई रूपी वर्ड्स जब बोलते हैं, और ग्रीटिंग्स का मतलब शुभकामनाएं या किसी को बधाई देना, और फेलिसिटेशंस का मतलब होता है अभिनंदन करना, नमस्कार आदि करना, है ना। तो इनका हम यूज करते हैं, लेकिन मोटी सी बात समझ लो कि इनका सीधा संबंध गॉड से होता है, ऑलमाइटी से होता है, और सर्वशक्तिमान से होता है। मतलब गॉड यहाँ पर एक तरह से सैटेलाइट का काम करता है, उपग्रह का काम करता है। किसी को अच्छी बात बोलनी है तो वो भी, उसके लिए भी हम गॉड का ही इस्तेमाल करेंगे, मीडियम हम गॉड को भी बनाएंगे, और किसी के लिए बुरा बोलना है तो उसके लिए भी हम गॉड से ही कहेंगे। ठीक है, हमने जैसे कहा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू मतलब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तो यहाँ पर आशीर्वाद देने का मतलब क्या है, मिलना तो ईश्वर के ही थ्रू है। मे योर चाइल्ड लिव लॉन्ग, तुम्हारा बच्चा लंबी आयु जिए, तो किसके थ्रू मांगा हमने, ईश्वर के थ्रू। मे योर टायर गेट फर्स्ट, ईश्वर करे तुम्हारा टायर बस्ट हो जाए, जैसे बचपन में हम करते थे ना, कि जो गाड़ी वाला लिफ्ट नहीं देता था तो बोल देते तेरा गाड़ी का टायर बस्ट हो जाए, तो बद्दुआ देना है। तो ये भी ऑप्टेटिव होगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हम किसी को विश करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, हमने यहाँ बधाई दी है, लेकिन माध्यम क्या है, ईश्वर है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हमने यहाँ पर विदाई दिया। देखो गुड नाइट को समझ लेना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। रात में जब मिलते हैं तो वो गुड नाइट बोलना शुरू कर देते हैं, रात में जब मिलो तो गुड इवनिंग ही बोलना पड़ेगा। रात के 12 बजे के बाद में तुम मिल रहे हो तब बोलो गुड मॉर्निंग, लेकिन गुड नाइट केवल तब बोलो जब तुम रात में किसी से विदा ले रहे हो। अब तुम्हें मिलना नहीं है, विदा लेते वक्त तुम गुड नाइट बोलते हो रात में, और दिन में बोलते हो गुड डे। गुड मॉर्निंग गाइज, अब यहाँ पर तुमने सुबह की नमस्ते करी, हैव अ नाइस डे, यहाँ पर तुमने शुभ दिन की शुभकामनाएं दी। ठीक है, तो इन सबको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और ये क्या है, ये 5 हो गए। कौन कौन से, असर्टिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया और ऑप्टेटिव हो गया। इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। नॉमिनल इक्वेशनल सेंटेंसेस, नॉमिनल या हम इनको इक्वेशनल सेंटेंस भी बोलेंगे या इनको हम नॉन वर्बल सेंटेंस भी बोलेंगे। जो मैं बात कर रहा था ना वर्ब टू बी वाली, तो वही बात आ गई यहाँ पर। नॉमिनल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक्शन नहीं होता, बिना एक्स के, विदाउट एक्शन वाले वो सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम इक्वेशनल सेंटेंस भी बोलते हैं, या उनको हम नॉन वर्बल सेंटेंस भी बोलते हैं, या उनको हम नॉमिनल सेंटेंस बोलते हैं। और इसमें हम यूज कर सकते हैं वर्ब्स को इज, आर, एम,
और सॉरी वाज वर भी इसमें ऐड कर लो, वाज वर। तो इज आर एम वाज वर ये सब कहलाती हैं वर्ब टू बी। और इसमें हम हैव का भी यूज करते हैं, विल का, विल बी, शैल बी, मस्ट बी, शैल हैव और विल हैव का भी हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो सेंटेंस से समझ लो। ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। क्या इसमें कोई क्रिया हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, नो एक्शन वाला सेंटेंस है, तो नॉमिनल सेंटेंस हुआ। देयर वॉज अ लायन इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर था, तो क्या इसमें क्रिया हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रहा। देयर का कहाँ यूज होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। रवि हैज गुड बुक्स एट हिज हाउस, रवि के पास में उसके घर में अच्छी किताबें हैं, तो क्या इसमें कोई क्रिया हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। शी डिड नॉट हैव एनी मनी इन हर पॉकेट, उसकी जेब में पैसे नहीं हैं, तो क्या इसमें कोई क्रिया हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। दे मस्ट बी देयर दिस टाइम, उन्हें इस वक्त वहीं होना चाहिए, कोई क्रिया हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। आई हैड नो मील इन माई किचन, मेरी किचन में कोई भोजन नहीं है, खाना नहीं है, तो इसमें भी कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो इस तरह जब ये हमने यहाँ पर ये वर्ब इनको यूज किया है, हैज और डिड नॉट हैव, हमने हैव को इसलिए यूज किया है, देखो यहाँ पर ये अगर हम इस सेंटेंस को रवि हैज गुड बुक्स एट हिज हाउस, इस सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव फॉर्म में यूज करना होता तो हम यूज करते रवि डू नॉट हैव, तब हम हैज यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसमें मेन है हैव, और ये इस तरह से काम करता है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया काम करती है। ठीक है ना, तो वहां पर हम डू डज का यूज करते हैं, इसी तरह से काम करता है, लेकिन होते हैं नॉमिनल सेंटेंस क्योंकि इनमें एक्शन नहीं है। तो अगर तुम्हें इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना, अगर हैड होता और उसको नेगेटिव बनाना तो डिड नॉट आएगा, ये ध्यान रखना है। और अगर प्रेजेंट में है तो वहां पर डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे और तब हम करेंगे हैव। नंबर थर्ड, अब बात करते हैं हम वर्बल सेंटेंसेस या वर्बियल सेंटेंसेस, और ये कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। डिटेल में तो इनको हम बाद में समझेंगे, अभी तो केवल हम ओवरव्यू समझ रहे हैं इसका। तो ये प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी चारों यूज होते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, जिसमें काम की अनिश्चितता होती है। वह मैदान में रोज खेलता है, केवल हम शेड्यूल बता रहे हैं उसका। कंटिन्यूअस में कार्य जारी रहता है। ठीक है, और परफेक्ट में कार्य पूर्ण हो गया होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कुछ कार्य तो कंप्लीट हो गया और बाकी कार्य चल रहा होता है, तो उनको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे यहाँ पर इंडेफिनिट में ही कंप्लीट्स हिज वर्क, वह अपना कार्य कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पर कार्य ना तो चल रहा है ना कार्य पूर्ण हुआ है, मतलब अनिश्चितता की फॉर्म में है, तो इसको हम इंडेफिनिट कहेंगे। डू यू लर्न डेली, क्या तुम रोज पढ़ते हो? इसी तरह से आगे है कंटिन्यूअस। माई सिस्टर इज ट्राइंग टू क्लाइंब, मेरी बहन चढ़ने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म में है। माई मदर वाज कुकिंग राइस डेली, मदर रोजाना राइस पका रही थी। परफेक्ट में कार्य पूर्ण हो गया होता है। दे विल हैव वन द गेम, उन्होंने गेम को जीत लिया होगा, तो हम कल्पना कर रहे हैं फ्यूचर में कि वो इस समय तक गेम को जीत लेंगे। Who was irritating him, यहाँ पर ये कंटिन्यूअस का यूज हो गया, तो इसे निकाल दो यहाँ से। परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल यू हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, देखो यहाँ पर जो फॉर यूज हुआ है इसकी जगह पर यूज करो बाई या टिल। प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट या कॉन्टिन्यूअस उसके प्रेजेंट या पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में हमें सिंस और फॉर को यूज करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में हमें टिल या बाई को यूज करना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखो, और क्यों करना चाहिए इसको भी समझ लो, क्योंकि हम प्रेजेंट या पास्ट में टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट को उठाते हैं। जैसे वह 1 घंटे से पढ़ा रहा है या 1 घंटे से पढ़ा रहा था, मतलब हमने फर्स्ट मिनट से ही उसको ले लिया है, लेकिन फ्यूचर में हम क्या बात करेंगे? वह 1 घंटे तक पढ़ाता रहेगा, तो हमने लास्ट के पॉइंट को लिया है ना। 1 घंटे तक मतलब घंटे के लास्ट के मिनट को हमने यूज किया है, तो इसलिए हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें बाई और टिल को यूज करना चाहिए। तो विल यू हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, तो क्या होना चाहिए? बाई एन आवर, 1 घंटे तक वह पढ़ाता रहेगा। और आई हैड बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2010, मैं 2010 से अपना कार्य कर रहा था। तो देखो ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि कुछ कार्य मान लिया हम यहाँ कहें कि 2010 से अब तक कार्य कर रहा था, कि यानी कि 2010 से अब तक तो वो बहुत काम कंप्लीट कर चुका है और अभी उसको अपना काम जारी भी रखे हुए है, तो इसलिए वो कंटिन्यूअस फॉर्म में भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नंबर 4 है सेंटेंस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लोजेज। क्लोजेज के बेस पर सेंटेंस को हम किस किस तरह से क्लासिफाई करते हैं वो हमें समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं समझता हूँ कि सेंटेंस का एडवांस रूप है जो तुम लोगों को समझना है। तो इसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। जो अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस की हम बात कर रहे थे वो सिंपल सेंटेंस में ही हमको यूज कर रहे थे। मतलब उनमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब थी, एक ही प्रिंसिपल वर्ब थी। अगर हम बात करेंगे कंपाउंड की या कॉम्प्लेक्स की, तो इनमें 2 या 2 से ज़्यादा हमें फाइनाइट वर्ब मतलब प्रिंसिपल वर्ब्स हमें मिलेंगे। सिंपल सेंटेंस में हम अलग अलग क्लोज को जोड़कर 2 या 2 से ज़्यादा क्लोज में हम इन्फिनेटिव या जेरेंडी या पार्टिसिपल को यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन वहां पर मुख्य क्रिया केवल हम एक ही रखते हैं, मतलब वो एक ही क्लोज के रूप में होती है। सिंपल सेंटेंस केवल एक ही क्लोज के रूप में होता है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस कैसे होता है ये समझ लो। कंपाउंड सेंटेंस में पहला पॉइंट है 2 और मोर देन 1 क्लोजेस। एक क्लोज से हम एक क्लोज से ज्यादा क्लोज को हम यूज करते हैं। 2 और मोर देन 1, मोर देन 2 करो, यहां पर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा क्लोजेस को यूज करते हैं। और इसमें 1 प्रिंसिपल, एक तो प्रिंसिपल क्लोज होती है, एक तो मुख्य क्लोज होती है, या उसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलेंगे, मतलब जो अपना अर्थ स्वयं निकालती है, पूर्ण अर्थ है उसका। और दूसरी होती है कोऑर्डिनेट क्लोज, दूसरी होती है कोऑर्डिनेट क्लोज, या वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, वो कितनी भी हो सकती हैं। कोऑर्डिनेट क्लोज का मतलब होता है कि उनकी सहायक क्लोज, जैसे ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, एंड बाय सम बुक्स, और उसने कुछ किताबें खरीदी। तो यहाँ पर जो वेंट ये वर्ब है, एक वर्ब ये यूज हुई है, और ये ही को, दोनों ही को प्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। ही वेंट, ही बाय, उसने, वह दिल्ली गया और उसने कुछ किताबें खरीदी, ठीक है। तो ही दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ही वेंट टू दिल्ली, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। ही, यहां पर बाई को कर लो, सॉरी, बॉट, क्योंकि ये पहली क्लोज अगर पास्ट में है तो दूसरी भी पास्ट में ही होगी। एंड बॉट सम बुक्स, और उसने कुछ किताबें खरीदी। तो 2 सेंटेंस को मिला के, 2 क्लोजेस को मिलाकर हमने एक सेंटेंस का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पर एक क्लोज तो ये होगी, ही बाय वेंट टू दिल्ली और बॉट सम बुक्स। तो दोनों ही सेंटेंस इंडिपेंडेंट है ना, दोनों अपना अपना अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन दोनों को हमने एंड, एक जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है उससे हमने उसको जोड़ दिया है। तो इनको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं, कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, दूसरी भी क्लोज इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन किसी कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, एक ही सेंटेंस के रूप में होते हैं, मतलब उनमें हम केवल एक ही फुल स्टॉप का यूज करेंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है? 2 और मोर देन 2 क्लोजेस, हम यहां पर भी वही बात है, हम यहां भी 2 से ज्यादा क्लोजेस को ही यूज करते हैं। 1 प्रिंसिपल, इनमें एक प्रिंसिपल क्लोज होगी और दूसरी जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलेंगे, और दूसरी होगी सबऑर्डिनेट क्लोज। इसमें हम सबऑर्डिनेट क्लोज का यूज करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब उस पर आश्रित क्लोज होगी, मतलब वो दूसरी क्लोज के बिना उसका कोई वजूद नहीं है, वो अधूरी है। जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तब उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। जैसे इफ यू फॉलो द रूल्स, यदि तुम रूल्स को फॉलो करते हो तो यू विल अवॉइड द एक्सीडेंट, तो तुम एक्सीडेंट से बच जाओगे। तो यहां पर देखो, इफ यू फॉलो द रूल, यदि तुम रूल्स को फॉलो करते हो, तो क्या ये क्लोज कंप्लीट है? नहीं है, ये अधूरी है जब तक तुम आंसर नहीं दोगे कि यू विल अवॉइड द एक्सीडेंट। अब तुम्हारी बात पूरी होगी। लेकिन कंपाउंड में क्या था कि ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, तुम्हारी बात यहां भी खत्म है ना। लेकिन उसने एक बात और जोड़ दी, ही बोट सम बुक्स, उसने कुछ बुक्स भी खरीदी, ठीक है। तो वहां पर वो 2 बातें एक साथ जोड़कर उनको हमने कोऑर्डिनेट कर दिया है कंजंक्शन के द्वारा, तो वो कंपाउंड है। लेकिन यहां पर
जो ये प्रिंसिपल क्लोज तो ये तो इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन ये वाली जो क्लोज है ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। मतलब ये पूरी तरह से किस पर आश्रित है, यू विल अवॉइड द एक्सीडेंट, इस पर आश्रित है। जब तक ये क्लोज नहीं आएगी तब तक इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो ये 4 तरह की क्लासिफिकेशन मैंने तुम लोगों को समझाए हैं और थोड़ा सा मैंने स्पीडली इसको किया है। कोशिश रही है कि 28 मिनट में जो लेक्चर की लिमिटेशन है टाइम की, कि उसमें कंप्लीट हो जाए, तो वही करने की मैंने कोशिश की है। तो आगे जब मैं टॉपिक लेके आऊँगा तो उनको डिटेल में थोड़ा सा टाइम लेके उसको हम बात करेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे समझाएंगे। और अगर तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो। तुम लोगों के पास में एक क्लासरूम सिचुएशन तो है नहीं कि तुम लोगों को एकदम से वहीं पढ़ना है, उसको समझना है। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जिसमें मैं नॉमिनल सेंटेंसेस को डिटेल में तुम लोगों को समझाऊंगा, उनके रूल्स भी समझाऊंगा। तो चलिए, ओके, गुड बाय, ख्याल रखिएगा अपना।